हे दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 78। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। सनाया का शर्म से लाल पड़ा हुआ चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था क्योंकि उसे भी वह वाकया याद आ गया था। सनाया के लाल हो चुके चेहरे को देखकर अनिरुद्ध एक एविल स्माइल के साथ वापस सामने देखने लगा और ड्राइविंग करने लगा। कुछ ही देर में वो उसकी गाड़ी उस बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई थी। उसमें सनाया का फ्लैट था। सनाया तो कब से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। वो जल्दी से गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर आई और बैक सीट पर सोए हुए आरव को अपनी गोद में ले लिया। वहीं अनिरुद्ध से नजर नहीं मिला पा रही थी। वह जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ी उससे पहले ही अनिरुद्ध ने कहा, कल वक्त पर ऑफिस पहुंच जाना सनाया, वरना तुम्हें लेने के लिए मैं घर ही आ जाऊंगा। तुम जानती हो कि मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। सनाया ने अनिरुद्ध की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अनिरुद्ध तब तक सनाया को देखता रहा जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अब आगे अपने फ्लैट पहुंचकर सनाया ने आरव को उसके रूम में सुलाया और रूम से बाहर आ गई। अपने रूम में पहुंचकर सनाया ने शावर लेकर चेंज कर लिया और चेंज करने के बाद अपने बेड पर आकर लेट गई। इस वक्त उसे अनिरुद्ध पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है और तो और उसे बिना बताए उसके बेटे को लेकर चला गया। कितना परेशान हुई थी सनाया। कल तो उसे से बात करनी ही पड़ेगी। सनाया ने अलार्म लगाने के लिए अपना फ़ोन जैसे ही उठाया तो देखा कि उसके फ़ोन पर अनिरुद्ध की 6 मिस कॉल थी। वो भी उस वक्त की जब सनाया आरव को ढूंढ रही थी। उसने खुद से ही कहा, इसका मतलब आरव को ले जाने के से पहले अनिरुद्ध ने उसे फ़ोन करके इन्फॉर्म करना चाहा, लेकिन फिर भी वो ऐसे कैसे कर सकता है? क्या ज़रूरत है आरव को लेकर जाने की? और वो मुझे ऐसे बाइट कैसे कर सकता है? मेरे करीब आने का हक उसे नहीं है और ये बात मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी। सोचते सोचते सनाया को नींद आ गई। दूसरा दिन ऑफिस में माही रणवीर के केबिन में खड़ी हुई उसका सारा शेड्यूल बता रही थी। माही बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव कर रही थी, जैसे वो काफ़ी वक्त से यहाँ काम कर रही हो। उसने फाइल को बंद करके सामने देखा तो रणवीर चेयर बैग से टेक लगाए हुए उसे ही देख रहा था। माही उसी सामने चेयर पर बैठते हुए बोली, क्या हुआ सर, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? माही ने ये रणवीर को सर बोलने से रणवीर को जो कुछ और सोच रहा था वो अपनी सोच से बाहर आया। उसे अपनी आंखें छोटी कर माही से पूछा, तो मुझे बार बार सर क्यों बोल रही हो? तो माही ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्योंकि आपने ही तो मुझे कल कहा था कि यहाँ पर मुझे एक एम्प्लॉयर की तरह बिहेव करना है और आप भी मेरे साथ एक बॉस की तरह ही बिहेव करने वाले हैं। माही की बात सुनकर रणवीर ने एक मीनिंगफुल स्माइल के साथ कहा, ओह, तो तुमने मेरी बात को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लिया। चलो कोई बात नहीं, तुम बेशक यहाँ प्रोफेशनली बिहेव करो, लेकिन मुझे सर कहकर मत बुलाओ, क्योंकि तुम्हारे मुंह से मुझे सिर्फ अपना नाम सुनना पसंद है, ना कि सर। माही ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। फिलहाल तो अभी 1 घंटे में हमारी मिस्टर बेटारक से के साथ मीटिंग है और ये रही उसकी फाइल। माही ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। रणवीर हैरानी से उसके हाथ से फाइल लेते हुए बोला, क्या तुमने ये सब अरेंज किया? माही ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने कल ही मिसेस सिंह से इनकी सारी डिटेल ले ली थी और अपना काम भी समझ लिया था, क्योंकि कल मैं पूरी तरह से फ्री थी तो सोचा कुछ काम ही कर लिया जाए। रणवीर ने एक नज़र माही पर डाली और फिर गौर से फाइल देखने लगा। उसे काफ़ी हैरानी भी हो रही थी कि सिर्फ एक ही दिन में माही ने ये फाइल रेडी की है। माही रणवीर को ऐसे एक्सप्रेशन देखकर समझ गई कि रणवीर क्या सोच रहा है। उसने स्माइल करते हुए बड़े ही प्राउडली कहा, अभी आप अपनी बीवी के टैलेंट को जानते नहीं हैं। आखिर मैं ऐसे ही टॉपर नहीं थी अपने स्कूल और कॉलेज में। मेरी लर्निंग स्कूल शुरू से ही काफ़ी अच्छी थी रणवीर मेरी लर्निंग स्किल शुरू से ही काफ़ी अच्छी थी। रणवीर ने फाइल डेस्क पर रखते हुए कहा, हाँ, फिर तो तुम्हारी लर्निंग स्किल का टेस्ट लेना होगा। रणवीर अपनी जगह से उठा और माही को चेयर के आगे खड़े होते हुए उसकी तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेट मी किस एंड इंटरेस्ट डीप एंड फ्रेंच किस। कहते हुए रणवीर इंटेंस नजरों से माही की गुलाबी होठों को देखते हुए उसकी तरफ झुकते हुए बोला। माही पीछे की तरफ झुकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? और ये ऑफिस के काम में फ्रेंच ओपन किस कहाँ से आ गई? और आप अपने प्रॉमिस को भूल गए कि आप मेरे करीब नहीं आ सकते। रणवीर ने उसके होठों को अपने होठ से रब करते हुए शेड्यूल तरीके से कहा, प्रॉमिस ये था कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, लेकिन तुम तो मेरे करीब आ सकती हो ना। और वैसे भी जिसकी भी ये इतनी होठ हो तो उसका बॉस उसका थोड़ा बहुत एडवाइजेंट तो ले सकता है ना। कहते हुए रणवीर माही के होठों के बहुत करीब चला गया था। रणवीर ने अपने 2 हाथ माही के अगल बगल आर्म रेस्ट पर रखते हुए थे और उसकी आंखों में मधोसी साफ नजर आ रही थी। माही को रणवीर की सांसें अपने फेस पर महसूस हो रही थी, जिसे महसूस कर माही के दिल में हलचल होने लगी। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए रणवीर को देख रही थी। रणवीर को करीब उसके अंदर ही अंदर बेचैनी कर रही थी। रणवीर की करीबी उसके अंदर ही अंदर बेचैनी कर रही थी। माही रणवीर के लिए एक नशे की तरह थी, वहीं रणवीर भी माही की अदा बन गया था। रणवीर से दूर माही को भी बेचैनी रणवीर की दूरी माही को भी बेचैन कर देती थी। रात को माही कई बार उठकर बैठ जाती थी, क्योंकि उसे रणवीर की बाहों में भी सुकून की नींद आती थी। उसका कई बार मन करता था कि वो रणवीर के पास जाकर सो जाए, लेकिन उसे डर था कि कहीं रणवीर को प्रॉमिस तोड़ने का पाप न लग जाए। हमारी भोली माही ये समझती थी कि जो प्रॉमिस तोड़ता है उसे पाप लगता है और उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, और माही नहीं चाहती थी कि उसके रणवीर के साथ कुछ बुरा हो। आज जब रणवीर माही के बहुत करीब था तो माही बेचैन होने के साथ डर भी रही थी कि कहीं रणवीर ने प्रॉमिस तोड़ दिया तो उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। माही रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते की कोशिश करते हुए बोली, रणवीर प्लीज ऐसा मत करो। रणवीर माही के नेक को
सिप करते हुए बोला, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा माही, बस तुम्हें करने के लिए बोल रहा हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि इतने दिन की दूरी मैंने कैसे बर्दाश्त की है। रणवीर की गर्म सांसें माही को अपनी नेक पर महसूस हो रही थी। तभी झटके से डोर ओपन कर कोई अंदर आया, जिसका एहसास माही को होते ही उसने एकदम से रणवीर को खुद से दूर धकेला और अपनी चेयर से खड़ी हो गई। उसके सामने ही रुद्र और वेदांत अपनी आंखें पर हाथ रखे खड़े थे। रुद्र ने जल्दी से कहा, हमने कुछ नहीं देखा। वेदांत ने भी रुद्र की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और मैंने भी। उन्हें ऐसे देख माही समझ गई कि उन दोनों ने रणवीर और माही को एक दूसरे के नज़दीक देख लिया है। इसका एहसास होते ही माही शर्म से बिल्कुल लाल हो गई। वो एम्ब्रेस होकर इधर उधर देखते हुए बोली, मैं मीटिंग रूम में सारी तैयारियां देख लेती हूँ। कहकर उसने एक नज़र रणवीर की तरफ देखा, जो गुस्से में दोनों को घूर रहा था, क्योंकि वो तो माही की बॉडी फ्रेंड्स से मदहोश होकर खोया हुआ था। लेकिन उसकी वजह से उसे माही से दूर होना पड़ा। माही और वहाँ खड़ी ना रह सकी और जल्दी से केबिन से लगभग भागते हुए बाहर चली गई। जैसे ही एहसास हुआ कि माही वहाँ से चली गई है, तो उन्होंने अपना हाथ अपनी आंखों से हटाया और उन्होंने अपने सामने रणवीर नजर आया, जो इस वक्त एंग्री यंगमैन बना हुआ खड़ा था। रणवीर को ऐसे देखकर वेदांत और रुद्र ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक तिरछी स्माइल के साथ दोनों जाकर सोफे पर बैठ गए। वेदांत बैठते हुए बोला, ऐसे क्या देख रहे हैं? हमें क्या पता कि तुमने अपने केबिन को बेडरूम बना लिया है और अंदर रोमांस वाला सीन चल रहा है। रणवीर उसके सामने ही सोफे पर बैठते हुए बोला, कमीनो, तुम्हें इतना तो पता है ना कि मेरी बीवी भी मेरे केबिन में मौजूद रहती है और इस वक्त वो मेरी पीए है, तो क्या तुम दोनों नोक करके नहीं आ सकते थे? रुद्र ने रणवीर का मजाक बनाते हुए कहा, हाँ तो ये रोमांस तुम अपने बेडरूम में के लिए रखो ना। माही यहाँ पर तुमसे काम सीखने आती है, पर तुम तो यहाँ भी शुरू हो गए। तो रणवीर ने उन्हें मोर्निंग देने के वाले अंदाज में कहा, अपनी बकवास बंद करो और मेरे केबिन में डोर नॉक करके आने की आदत डाल लो। वेदांत ने उसे शांत करते हुए कहा, कम ऑन ब्रो, कम डाउन। आगे से हम जब भी तेरे केबिन में आएंगे डोर नॉक करके आएंगे, ताकि तेरे रोमांस में किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। नाउ हैप्पी? वेदांत ने रुद्र की तरफ देखते हुए अपनी आइस ब्लिंक की और दोनों ही हंसने लगे। रणवीर ने जब दोनों को ऐसे हंसते हुए देखा तो रणवीर ने डेविल स्माइल के साथ कहा, कुछ ज़्यादा ही हंसी नहीं आ रही है तुम लोगों को? सोच रहा हूँ कि तुम्हारी लाइफ से रोमांस नाम की चीज़ ही गायब कर दूँ। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? रणवीर ने ये वार्निंग सुनकर रुद्र और वेदांत की हंसी एकदम से गायब हो गई। रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या यार रणवीर, तुम तो बुरा ही मान गए, हम तो बस थोड़ा सा मजाक ही तो कर रहे थे। फिर बात बदलते हुए बोला, चलो मीटिंग का टाइम हो रहा है, लेट हो जाएगा। रणवीर ने मन ही मन कहा, अब आए ना लाइन पर। रणवीर से पंगा ले रहे थे मीटिंग रूम में। रुद्र, रणवीर और वेदांत तीनों ही मीटिंग रूम में आ गए थे और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे। माही मिसेस सिंह से कुछ बातें कर रही थी। मिसेस सिंह ने जब रणवीर, रुद्र और वेदांत के रूम में देखा तो माही से कुछ कहकर रूम से बाहर चला गया। माही आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। वो अभी रुद्र और वेदांत के सामने एम्बेरसमेंट फील कर रही थी, इसीलिए वो उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। रणवीर माही के ऐसे एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। माही को ऐसे शर्माता हुआ देखकर रणवीर की होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। रणवीर को माही का शर्माना बहुत ही अच्छा लगता था, चेहरा बहुत ही प्यारा लगता था। माही अपना सिर झुकाए अपने फोन में कुछ देखने का नाटक कर रही थी, क्योंकि इस शर्म से बचने का उससे सिर्फ एक ही यही तरीका नजर आ रहा था। वो मन ही मन खुद से बोली, ये रणवीर बिना क्या जरूरत है ऐसा कुछ करने की? पता नहीं जीजू और वेदांत मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये मिस्टर बन्ना कहाँ रह गए? जल्दी आइए ना और मीटिंग शुरू करें। एक काम करती हूँ, मैं अभी यहाँ से बाहर चली जाती हूँ, जब मिस्टर बन्ना आएंगे तब वापस रूम में आ जाऊंगी। हाँ ये सही रहेगा। ऐसा सोचकर माही अपनी चेयर से खड़ी हुई थी कि तभी मिस्टर बन्ना अपनी सेक्रेटरी के साथ उस रूम में आए। मिस्टर बन्ना की सेक्रेटरी को देखकर माही हैरान रह गई और मन ही मन बोली, इतना सज सज कर ऑफिस में कौन आता है और ये इतने कपड़े कैसे पहने हुए हैं जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। दरअसल मिस्टर बन्ना की सेक्रेटरी बहुत ही ज़्यादा हॉट और खूबसूरत थी और उसके काफ़ी छोटे और मॉडल कपड़े पहने हुए थे। तो क्या होने वाला है हमारी प्यारी सी माही का, ये सब जानेंगे हम थोड़ी देर में। उससे पहले आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं तो ऐसे ही रोमांटिक और प्यारी प्यारी लव स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो गई। ये मीटिंग करीब 2 घंटे चली। डील फाइनल होने के बाद मिस्टर बन्ना ने अपनी सेक्रेटरी से कहा, सारा तुम कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल मिस्टर कपूर को दे दो। तभी वहाँ मौजूद 2 लोग खांसने लगे, जिसमें एक रणवीर था और एक वेदांत। दोनों ने ही जल्दी से पानी पीकर अपनी खांसी को कंट्रोल किया। रुद्र, सारा और मिस्टर बन्ना को अजीब नजरों से दोनों को देख रहे थे, लेकिन वहीं रणवीर की नज़रें तो इस वक्त कहीं और ही थी। वो माही को देख रहा था, जो सारा को ऐसे देख रही थी जैसे अभी इसी वक्त उसकी जान ले लेगी। उसका क्यूट सा फेस गुस्से में बिल्कुल लाल दिख रहा था। माही ने कुछ देर बाद रणवीर को घूर कर देखा तो रणवीर ने उसे नजरें हटाते हुए जल्दी से पेपर्स पर साइन कर मिस्टर बन्ना को सौंप दिया। माही सारा को देखते हुए मन ही मन बोली, अब समझ आया यहाँ पर ये इतना सच धज कर तैयार होकर आने का मतलब, मेरे पति को शेड्यूल करना चाह रही है। इसी की तो मैं माही का ऐसा सोचना जायज़ भी था, क्योंकि सारा जब से यहाँ आई थी उसकी नज़र बार बार रणवीर पर जमी हुई थी और उस रात रणवीर ने माही को चिढ़ाने के लिए सारा के नाम का ही इस्तेमाल किया था। रणवीर ने तो ऐसे ही रैंडमली सा नाम ले लिया था। अब उसे थोड़ी पता था कि वाकई में सारा नाम की लड़की उसके और माही के सामने प्रकट हो जाएगी, वो भी इतनी जल्दी। मिस्टर बन्ना अपनी चेयर से खड़े होते हुए बोले, ओके मिस्टर कपूर, वी मस्ट गो नाउ। कहकर उसने रणवीर, रुद्र और वेदांत से हाथ मिलाया और जाने लगा। तभी वो वापस रुके और उन्होंने तीनों से कहा, टुडे आई वेट टू invited you to a party. I am mentioned this is a business related party, so if you guys come I would love to invite you to a party. मिस्टर बन्ना की बात सुनकर वेदांत ने स्माइल करते हुए कहा,
विल वी विल डिफिकल्ट कम कम। वेदांत की बात सुनकर मिस्टर बन्ना रूम से बाहर चले गए। सारा जो मिस्टर बन्ना के पीछे ही जा रही थी वो रुकी और फिर रणवीर के पास आते हुए बोली, मिस्टर कपूर आप इस पार्टी में जरूर आइएगा। इससे पहले कि रणवीर कोई जवाब देता, माही बनावटी स्माइल के साथ बोली, सारा मिस्टर कपूर के पास वक्त हुआ तो वो इस पार्टी में जरूर आएंगे। माही की बात सुनकर रणवीर और सारा दोनों ही की नजरें माही पर गई। माही उन दोनों के सामने खड़ी हुई दोनों को ही बुरी तरह से घूर रही थी। रणवीर को पता नहीं चला कि कुछ सेकंड्स में ही माही अपनी सीट से उसके पास कैसे पहुंच गई। वहीं वेदांत और रुद्र कभी एक दूसरे को देखते तो कभी माही और रणवीर को देखते। वेदांत ने धीरे से रुद्र से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। इससे पहले कि एक आधा गोला बारूद हम पर भी बरस से चुपचाप यहाँ से खिसक ले। वेदांत की बात सुनकर रुद्र ने अजीब सी शकल बनाते हुए वेदांत से पूछा, ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ जंग छिड़ने जाए और हम लपेट में क्यों आएंगे। वेदांत ने फेक स्माइल के साथ कहा, रुद्र बाहर चलो, सारी स्टोरी डिटेल में बताऊंगा मेरे केबिन में। कहकर वेदांत उसी रूम से बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे रुद्र भी। उस रूम में माही, रणवीर और सारा खड़े हुए थे। रणवीर की जगह माही का जवाब देना सारा को पसंद नहीं आया। उसने थोड़ा सा चिढ़ते हुए माही से पूछा, मैं मिस्टर कपूर से बात कर रही हूँ तो तुम जवाब क्यों दे रही हो। रणवीर अपनी चेयर पर बैठे हुए एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ माही को ही देख रहा था। उसने अपना एक हाथ सामने टेबल पर रखा हुआ था और उसके टेबल पर अपनी अंगुलियों से टेप कर रहा था। वैसे तो वो भी सारा की बात का जवाब दे सकता था, लेकिन माही को ऐसे जेलस होते देखने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। माही ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, क्योंकि मैं इनकी PA हूँ और मेरे बॉस सिर्फ पोस्ट से ही बात करते हैं, मेरे बॉस सिर्फ पोस्ट से ही बात करते हैं, ना कि किसी की सेक्रेटरी से। सारा ने चिढ़ते हुए कहा, पर तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे इनकी बीवी हो। माही ने थोड़े बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, यस दैट मीन आई एम माही रणवीर रॉय कपूर। माही की बात सुनकर सारा के तो चेहरे का रंग ही फीका हो गया। उसने एक नज़र रणवीर की तरफ देखा जो एक तिरछी स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। सारा को इतना शौक देखकर रणवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर सारा से कहा, ठीक है सारा, मैं पार्टी में जरूर आऊँगा, पर अपनी बीवी के साथ। कहकर रणवीर ने माही की कमर को पकड़ ली, बिल्कुल अपने करीब कर लिया और फिर माही की आंखों में एक अलग स्माइल के साथ देखने लगा। सारा ने अब वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा और एक्सक्यूज मी कहकर वो रूम से बाहर निकल गई। माही अभी भी गुस्से में रणवीर को घूर रही थी। रणवीर ने माही की कमर से उठाकर सामने टेबल पर बिठा दिया और फिर अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिकाते हुए उसकी तरफ झुकते हुए कहा, वैसे वाकई में सारा काफ़ी हॉट थी और काफ़ी सेक्सी भी। माही का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसे रणवीर की सीने पर मारते हुए कहा, हाँ आपको तो अब और लड़कियां ही हॉट और सेक्सी लगेंगी ना, अपनी बीवी तो आपको बोरिंग ही लगेगी। और इसी सारा के आप सपने देखते हैं ना, मुझे सब पता है, आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कहते हुए माही की आंखों में आंसू आ गए। उसका चेहरा भी बिल्कुल लाल हो गया था, कुछ तो रोने की वजह से और कुछ गुस्से की वजह से। रणवीर ने माही के दोनों हाथ पकड़े और उसकी आंखों से देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचूंगा। माही ने सुबकते हुए कहा, तो उस दिन आप रात को सारा का नाम क्यों ले रहे थे। आप सपने में उसी को देख रहे थे ना। मुझे सब पता है, मैंने खुद सुना था आप उसके बारे में क्या क्या बोल रहे थे। आप उसे ब्यूटीफुल, हॉट, सेक्सी और भी पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। रणवीर ने एक स्माइल के साथ कहा, तुम अब तक नहीं समझ पाई कि मैं सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे बोल रहा था। मैं तो खुद आज इस सारा से पहली बार मिला हूँ। माही ने हैरानी से रणवीर से पूछा, इसका मतलब आप मुझे उस दिन बुद्धू बना रहे थे। रणवीर ने अपनी उंगलियों से माही की फोरहेड पर टेप करते हुए कहा, बनाने की क्या जरूरत है, तुम हो ही बुद्धू, तभी तो मेरा मजाक को समझ नहीं पाती हो। रणवीर की बात पर माही ने मुंह फुला लिया तो रणवीर ने हंसते हुए उसके गालों को पिंच करते हुए कहा, वैसे गुस्से में तुम मुझे कहीं ज़्यादा हॉट लगती हो, जी चाहता है कि तुम्हें पूरा खा जाऊँ। कहते हुए उसे माही के गाल को हल्का सा बाइट कर दिया, पर माही को तो वो भी तेज लगा और उसे अपना हाथ अपने गाल पर रखते हुए कहा, हाँ मुझे बाइट मत किया करे, दर्द होता है। मैंने तो अभी काफ़ी हल्के से बाइट की है मेरी जान। कहते हुए रणवीर जैसे ही उसे दूसरे गाल पर बाइट करने वाला था कि माही ने तुरंत वहाँ पर अपना हाथ रख दिया और माही ने अपने दोनों गालों पर हाथ रखे हुए ही रणवीर से कहा ना ऐसा मत करो, मुझे दर्द होता है। माही ने अपने गालों को थोड़ा जोर से दबाते हुए था, जिसकी वजह से उसके होठों का क्यूट सा पाउट बना हुआ था जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। रणवीर भला इस मौके को कैसे छोड़ता। रणवीर ने आगे बढ़कर माही के होठों पर हल्का सा बाइट कर दिया। माही ने जल्दी से रणवीर को खुद से दूर धकेला और टेबल से उतरकर भागते हुए डोर के पास जाकर रुक गई और फिर पलटकर रणवीर से कहा, आप उस सारा से दूर है ना, बड़ा घूर घूर कर देख रही थी आपको। कहकर वो रूम से बाहर भाग गई। रणवीर अपनी पॉकेट में हाथ डाले डोर की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पाने के बाद किसी और को पाने की चाहत नहीं रह गई। तुम्हें पता ही नहीं है मेरी जान कि तुम्हारे लिए मेरी दीवानगी की कोई हद नहीं। दूसरा दिन आज सावित्री जी प्रिया को मंदिर लेके जाने वाली थी उसकी खानदानी पूजा कराने के लिए, ताकि प्रिया और उसके होने वाले बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहे। वो पूजा का सारा कुछ सामान लेकर जैसे ही हॉल में आई तो उसकी नज़र अनिरुद्ध पर पड़ी जो अभी ऑफिस से के लिए ही निकल रहा था। सावित्री जी ने अनिरुद्ध से कहा, अनिरुद्ध बेटा क्या तुम नहीं चलोगे, आखिर तुम भी तो वेदांत के होने वाले बच्चे की चाचा लगते हो। अपनी माँ की बात सुनकर अनिरुद्ध कुछ पल तो रुका, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसकी तरफ पलटा और कहा, मैं नहीं जा रहा हूँ माँ, आप चली जाइए। वैसे भी वेदांत को मेरा वहाँ आना पसंद नहीं आएगा, मुझे ऑफिस का जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। कहकर वो वहाँ से निकल गया। दूर खड़ी अनाया को जब पता चला कि प्रिया प्रेग्नेंट है और वो वेदांत के बच्चे की मां बनने वाली है तो वो अंदर तक जल भूल गई। कहाँ तो वो वेदांत के दोबारा पाने के सपने देख रही थी और अब तो वेदांत बाप बनने वाला था। अनाया जानती थी कि एक बार अगर बच्चा आ जाए तो प्रिया और वेदांत का रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और उनकी
उतनी ही मुश्किल अनाया को आएगी वेदांत को दोबारा पाने में। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। इसी के साथ उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। इससे पहले कि सावित्री जी बाहर जाती, अनाया ने उन्हें आवाज देकर रोक लिया। रुकिए माँ। सावित्री जी ने पलट कर अनाया की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उसकी तरफ ही आ रही थी। अनाया एक बनावटी मुस्कान के लिए उसके पास आई और कहा, माँ आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं चलने के लिए। सावित्री जी जानती थी कि अनाया को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अगर वो उसे पूछती भी तो वो मना कर देती, इसीलिए उन्होंने अनाया से नहीं पूछा। सावित्री जी ने झिझकते हुए कहा, बेटा मुझे लगा कि तुम मना कर दोगी इसीलिए। माँ ये तो घर की पूजा है और मैं भी तो होने वाले बच्चे की चाची लगती हूँ ना। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। कहकर अनाया बिना सावित्री जी के जवाब का इंतजार किए अपने रूम में चली गई। सावित्री जी का सीधा साधा दिल अनाया ने बदले हुए व्यवहार को देखकर खुश हो गया। उन्हें तो लग रहा था कि अनाया घर की बहू होने का फर्ज निभा रही है। कपूर वंशल। सावित्री जी से मिलकर सभी बहुत खुश थे। वहीं माही और प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि अनाया यहाँ क्या कर रही है। अनाया भले ही बैठी हुई मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो बार बार प्रिया को अजीब नजरों से देख रही थी, जिसकी वजह से माही प्रिया को काफी अजीब लग रहा था। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? आई होप कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। माही ने प्रिया के कान में धीरे से कहा, ये अनाया कुछ अजीब नहीं है? कैसे घूर घूर कर तुम्हें देखे जा रही है? और वैसे ये यहाँ क्यों आई है? प्रिया ने कहा, छोड़ो ना, ये भी शायद हमारे साथ ही मंदिर पूजा करने के लिए जाएगी, इसीलिए चाची जी साथ आई होगी। माही ने एक बार फिर कहा, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तुम जानती हो ना ये कैसी है। ये किसी तरह की कोई गड़बड़ ना करे। तुम वहाँ पर मेरे साथ साथ ही रहना, ठीक है? प्रिया ने स्माइल करते हुए कहा, ओके मेरी बॉडीगार्ड, मैं तुम्हारे साथ साथ ही रहूंगी और जब तुम हो तो मुझे किसी बात की चिंता। कहते हुए प्रिया स्माइल करते हुए माही की तरफ देखने लगी। अनाया फेस पर बनावटी स्माइल लिए प्रिया को देखते हुए मन ही मन बोली, तुम्हारे फेस पर ये खुशी मुझे अच्छी नहीं लग रही प्रिया, क्योंकि ये खुशी मेरे हिस्से आनी चाहिए थी। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी इन खुशियों को भी बहुत जल्द तुम्हें छीन लूंगी। ये जिस जगह तुम बैठी हो ना, वो जगह बहुत जल्द मेरी होगी। अभी तुम अनाया को अच्छे से समझ नहीं पाई हो। सोचते हुए अनाया के होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद सभी मंदिर पहुंचे। माही, प्रिया, अनीता जी, सावित्री जी और दादी के साथ में अनाया भी मंदिर पहुंच गई। वेदांत और रणवीर तो बहुत पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुके थे। हालांकि वेदांत को पता नहीं था कि अनाया भी उन सबके साथ जाने वाली है, वरना वो खुद प्रिया के साथ जाता। और तभी औरतें मंदिर में के अंदर चली गई और उसके साथ आए हुए बॉडीगार्ड मंदिर के चारों तरफ फैल गए। सावित्री जी अपने साथ लाए हुए पूजा के सामान को पंडित जी को सौंपते हुए बोली, पंडित जी ये पूजा का सामान है, ये हमारी बहू है प्रिया, हमें इसके और इसके होने वाले बच्चे की सलामती की पूजा करनी है। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए सारा सामान लिया और उन्हें एक जगह बैठने का इशारा किया। करीब 2 घंटे बाद पूजा संपन्न हुई। पंडित जी ने दान करने के लिए लाए हुए सामान को सावित्री जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सामान आप बहू के हाथों गरीबों में बंटवा दे। कहकर पंडित जी वहां से चले गए। सावित्री जी ने प्रिया से कहा, प्रिया ये सामान बाहर बैठे हुए गरीबों में बांट दो। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया। माही ने सारा सामान खुद पकड़ते हुए कहा, इसे मैं पकड़ लेती हूँ, तुम सामान बांट देना। कहकर दोनों बाहर जाने लगी कि सावित्री जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, प्रिया अपने साथ अनाया को भी ले जाओ। प्रिया दोनों ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अनाया की तरफ, पर अनाया ने तो उसके साथ जाने से कोई इंटरेस्ट नहीं जताया और सावित्री जी से कहा, नहीं माँ, मैं बाहर नहीं जा सकती, बाहर बहुत धूप है, आपको तो पता है कि मुझे धूप बर्दाश्त नहीं होती। कहकर वो वहीं बैठी रही। माही और प्रिया तो वैसे भी अनाया के साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि दोनों को ही लग रहा था कि अनाया यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ करने की सोच कर आई है। जब अनाया ने खुद को ही मना कर दिया तो दोनों बाहर चली गई। बाहर वाकई काफी धूप थी। सीढ़ियों के किनारे पर ही ऊपर की तरफ कई सारे भिखारी बैठे हुए थे। प्रिया जब एक एक कर सारा सामान उन्हें सभी को बांट रही थी, जब मंदिर के बाहर मौजूद दूसरी भिखारियों को पता चला कि मंदिर के अंदर कोई दान कर रहा है तो वो लोग भी वहां पर आ गए। अब भिखारियों की तादाद काफी सारी हो गई और सामान कम पड़ गया था। तो माही ने कहा, मैं ऐसा करती हूँ कि अंदर से अपना पर्स ले आती हूँ, बाकी बचे हुए लोगों को पैसे दे देना, क्योंकि और सामान को यहाँ आने में देरी हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारे इतनी देर तक धूप में खड़ा रहना सही नहीं है। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया तो माही जल्दी से अंदर गई और अपना पर्स लेकर बाहर आई। बाहर आकर माही ने देखा तो प्रिया ने के आसपास काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो वो जल्दी से प्रिया के पास आई और उन सबको कहा, देखिए आप सब लोग लाइन में लग जाइए। पर भिखारी को तो यही लगा रहा था कि ना कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं और मुझे कुछ ना मिले, इसीलिए वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे। प्रिया और माही के पास भीड़ देखकर जो बॉडीगार्ड बाहर तैनात थे वो लोग भी उनकी तरफ आने लगे। उन सभी भिखारियों को पीछे की तरह धकेलना शुरू कर दिया। तभी प्रिया को पीछे से किसी ने धक्का दिया, पर इससे पहले कि प्रिया सीढ़ियों से गिरती, माही ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे संभाल लिया। माही ने प्रिया को संभाल तो लिया था, लेकिन वो खुद को ना संभाल सकी, क्योंकि प्रिया को संभालने के चक्कर में माही खुद का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीढ़ियों से गिरने लगी। माही को ऐसा गिरते देख प्रिया एकदम से जोर से चीखी। माही मंदिर में काफी सारी सीढ़ियां थी और वो मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ था। प्रिया की चीख से सभी का ध्यान उस तरफ गया जहां माही सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे की तरफ जा रही थी। नीचे की लास्ट सीढ़ी पर पहुंचते ही माही का सिर साइड में रखे बड़े से पत्थर से टकराया, जिसकी वजह से माही वहीं बेहोश हो गई। माही के सिर से काफी सारा खून बह रहा था। बाहर इतना शोरगुल सुनकर अंदर बैठी हुई सावित्री जी, अनीता जी, दादी और अनया चारों बाहर भागी और आई। जब उन्हें पता चला कि माही सीढ़ियों से गिर गई है तो वो जल्दी से सीढ़ियां उतरने लगे। प्रिया तो वहां बहुत पहले ही सीढ़ियां उतरते हुए माही के पास पहुंच चुकी थी। उसने माही का सिर अपनी गोद में रखा हुआ था और वो रोती हुई माही के होश में आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल लौटी। माही का ट्रीटमेंट चल रहा था। बाहर अनीता जी, सावित्री जी, दादी और प्रिया परेशान हाल में बैठे हुए थे। अनाया कोई बहाना बनाकर घर चली गई थी।
थी। प्रिया का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसे लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर माही ने प्रिया को नहीं बचाया होता तो आज माही की जगह प्रिया होती। प्रिया को बचाने के लिए माही ने मुसीबत खुद के ऊपर ले ली। तभी रणवीर परेशान हाल में भागता हुआ वहां आया और अनीता जी से माही के बारे में पूछा। अनीता जी ने रोते हुए बताया कि माही इस वक्त ओटी में हो और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। रणवीर ने परेशानी में अपने बालों में हाथ फेरा। कुछ देर बाद वहां रुद्र सारिका और वेदांत भी आ गए। वेदांत को देखते ही प्रिया रोते हुए उसके सीने से लग गई और रोते हुए ही बोली, वेदांत, माही ने मुझे तो बचा लिया पर वो खुद को नहीं बचा सकी। उसके सिर में बहुत खून बह रहा था। वो बेहोश थी। मैंने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की पर वो होश में नहीं आई। उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बोला ना उसे कुछ नहीं होगा। वेदांत ने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर सहलाते हुए उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए बोला, कुछ भी नहीं होगा माही को, तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है ना। फिर वेदांत ने प्रिया से कहा, प्रिया तुम ऐसा करो, अभी तुम घर चली जाओ, ऐसी हालत में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। वेदांत की बात सुनकर अनीता जी और सावित्री जी ने भी प्रिया को घर जाने के लिए कहा, लेकिन प्रिया ने भी जिद पकड़ ली थी कि वो तब तक घर नहीं जाएगी जब तक माही को होश नहीं आ जाएगा। वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। लेकिन सभी ने प्रिया को समझा बुझाकर दादी के साथ घर भेज दिया। रणवीर रोटी के बाहर दीवार से टेक लगाए हुए खड़ा हुआ था और इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसे माही की बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि माही को ओटी में गए हुए काफी वक्त हो चुका था। जैसे ही एक नर्स बाहर आई तो रणवीर ने जल्दी से उस नर्स से पूछा, कैसी है माही और इतनी देर लग क्यों रही है ट्रीटमेंट में। नर्स रणवीर को अच्छे से जानती थी और ये भी जानती थी कि रणवीर कितना गुस्से वाला है, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में वो लोग अभी थे वो कपूर इंडस्ट्री का ही हॉस्पिटल था। कपूर फैमिली के हर सदस्य का जब भी कोई ट्रीटमेंट करवाना होता था तो इसी हॉस्पिटल में किया जाता था। इसीलिए रणवीर के बॉडीगार्ड माही को इस हॉस्पिटल में लेकर आए थे। रणवीर की बात सुनकर नर्स डरते हुए बोली, सर मैम को अभी होश नहीं आया है, उसकी कंडीशन अभी बहुत ही क्रिटिकल है। रणवीर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, इतनी देरी से डॉक्टर ओटी में कर क्या रहे हैं, वो अब तक माही को होश में लेकर क्यों नहीं आ पाए। कॉल द डॉक्टर, आई हैव टू टेक टू हिम राइट नाउ। नर्स ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और अंदर चली गई। वेदांत ने रणवीर को शांत करवाते हुए कहा, रणवीर क्या कर रहा है, तेरी इतना हाई फायर होने से माही ठीक नहीं हो जाएगी। डॉक्टर को अपना काम करने दे, माही ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। कैसे ठीक हो जाएगी, वो पिछले 2 घंटे से बेहोश है, अब तक डॉक्टर उसे होश में क्यों नहीं लेकर आ पा रहे हैं। रणवीर ने इरिटेट होते हुए कहा। वेदांत उसे कुछ और कहता तभी डॉक्टर रोटी से बाहर आया। उसके चेहरे पर अभी परेशानी साफ नजर आ रही थी। कुछ तो परेशानी रणवीर के गुस्से की थी और कुछ माही की हालत की। रणवीर ने अपने दर्द लहजे में डॉक्टर से पूछा, वी हैव कम टू हर सक्सेस येट। डॉक्टर ने अपनी पसीना पूछते हुए, मिस्टर कपूर प्लीज कम डाउन, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मिसेस कपूर को होश में लाने की। चोट काफ़ी गहरी है और उनका काफ़ी ब्लड लॉस भी हो गया है। फिर थोड़ी डरते हुए, और अगर उन्हें लगा अगले 24 घंटे में होश नहीं आया तो सी इज वेरी क्रिटिकल। डॉक्टर की बात सुनकर रणवीर ने गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए कहा, हाउ डेयर यू सी दैट डू एनीथिंग बट बेरिंग हर टू हर सेकेंड एट सून ए पॉसिबल। कहकर रणवीर ने डॉक्टर को दूर धकेल दिया और खुद ओटी में चला गया। डॉक्टर बेचारी नजरों से रुद्र और वेदांत को देख रहा था। वेदांत डॉक्टर के पास आया और बोला, वार्निंग याद रखना, माही को कुछ होना नहीं चाहिए वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों क्या करेगा रणवीर अनाया के साथ जब उसे पता चलेगा कि माही को चोट पहुंचाने में अनाया का पूरा हाथ है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। माही बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जो काफ़ी मुरझाया हुआ सा लग रहा था। माही की ये हालत देखकर रणवीर को लगा जैसे किसी ने उसके दिल में हजारों टुकड़े कर दिए हो। वो माही के बगल में बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर एक टक उसे देखता रहा। उसने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें उसे दर्द को बयां कर रही थी। उसे झुककर माही की चोट पर अपने होठ रखकर उसे चूम लिया और इसी के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखों से एक आंसू का कतरा बहकर माही के फोरहेड पर गिरा। रणवीर माही से दूर हुआ और उसके गालों पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोला, अब उठ जाओ जान, आई कैन सी यू लाइक दिस। तुम्हें होश में आना ही होगा मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे घर पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम ही बताओ क्या कहूँ मैं उन्हें। कहते हुए रणवीर ने अपनी आंखें बंद कर माही के हाथ को चूम लिया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा बाहर आओ, वेदांत ने ओटी में आकर कहा। तो रणवीर ने मुड़कर वेदांत की तरफ देखा। वेदांत ने एक बार फिर धीरे से कहा, दिस मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कम आउट। कहकर वेदांत ओटी से बाहर चला गया। रणवीर के आहिस्ता से माही का हाथ वापस पेट पर रखा और उसके सिर पर हाथ फेर के बाहर चला गया। रणवीर, रुद्र और वेदांत इस वक्त हॉस्पिटल की टेरेस पर खड़े हुए थे। तीनों ही फेस एक्सप्रेशन इस वक्त काफी सीरियस नजर आ रहे थे। रुद्र ने वेदांत से कहा, वेदांत इसका मतलब है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। वेदांत ने कहा, हाँ, अचानक उस भीड़ का वहाँ आ जाना ऐसा ही नहीं था। रणवीर जो काफी वक्त से शांत कहीं खोया हुआ था वो वेदांत की तरफ मुड़ा और उसे पूछा, हमारे आदमी ने कुछ पता लगाया। तो वेदांत ने कहा, हमारे आदमी ने वहाँ बैठे कुछ भिखारियों से पूछताछ की थी तो उन्हें ही कहा था कि उसके पास एक आदमी आया था और उसने ही कहा था कि ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छी खासी रकम गरीबों को दी जा रही है, तुम लोग वहाँ चले जाओ वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर उन्हें उस भिखारियों को लालच दिया था। रुद्र ने वेदांत से पूछा, लेकिन वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा तो होगा जिसमें हमें पता चले कि प्रिया को धक्का किसने दिया था। वेदांत ने कुछ सोचकर कहा, पहले मेरा शक अनाया पर गया था। अनाया का नाम सुनकर रणवीर ने कहा, अनाया बीच में कहाँ से आ गई, क्योंकि वो भी वहाँ मौजूद थी। वेदांत ने कहा, हाँ, अनाया वहीं मौजूद थी, वो भी उन लोगों के साथ मंदिर गई थी, लेकिन प्रिया ने बताया कि वो उसके साथ बाहर नहीं आई थी। बाहर सिर्फ माही थी और अनाया तो मंदिर में और सभी लोगों के साथ बैठी हुई थी, बल्कि उसने खुद बाहर आने से मना कर दिया था। रुद्र ने थोड़ा गुस्से में कहा, यह अनाया बहुत शातिर है, हो ना हो इन सब में उसी का हाथ है। उसने ना सही
ही, लेकिन वो ये काम किसी और से भी तो करवा सकती है ना। उसका वहाँ मौजूद होना ही साबित करता है कि यह काम उसी का है। पता लगाना पड़ेगा रणवीर। रुद्र की बात सुनकर रणवीर के चेहरे के भाव काफी सख्त हो गए। उसने अपने सख्त लहजे में कहा, अगर इसमें अनाया का हाथ हुआ तो आई स्वेयर मैं उसकी जान ले लूंगा। उसकी वजह से आज मेरी माही इस कंडीशन में है। इसकी सजा तो मैं उसे जरूर मिलेगी। कहते हुए रणवीर की आंखों के भाव काफी खतरनाक हो गए। रात हो चुकी थी। माही को अभी तक होश नहीं आया था। माही को ओटी से वीआईपी रिपोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया था। इस वक्त सारिका माही के पास बैठी हुई थी। अनीता जी, दादी और घर के बाकी सभी लोग पहले ही वहां से चले गए थे। रणवीर और रुद्र दोनों रूम में आए। सारिका ने रणवीर से कहा, रणवीर हो सके तो तुम घर चले जाओ। बच्चे बार बार अपनी मम्मा के लिए पूछ रहे हैं। रुद्र ने भी सारिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ रणवीर, सारिका ठीक कह रही है, तुम्हें बच्चों के पास जाना चाहिए, हम दोनों हैं यहाँ। तभी वेदांत ने अंदर आते हुए कहा, और मैं भी यही हूँ। नहीं, मैं माही को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं यही हूँ जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता, रणवीर ने कहा। सारिका ने उसे फिर से समझाते हुए कहा, रणवीर जिद मत करो, कुछ देर के लिए ही सही तुम्हें बच्चों के पास जाना चाहिए। फिर वेदांत से, वेदांत तुम्हें भी प्रिया के पास जाना चाहिए, उसे अभी तुम्हारी जरूरत है। वैसे भी आज के हादसे से वो बहुत घबराई गई है। रणवीर ने अब आगे कुछ और कहना सही नहीं समझा। क्योंकि वो जानता था कि सारिका सही कह रही थी। उसे कुछ वक्त के लिए ही सही बच्चों के पास जाना चाहिए। वेदांत को भी लगा कि उसे इस वक्त प्रिया के पास होना चाहिए। रणवीर और वेदांत दोनों ही घर के लिए निकल गए। रणवीर बच्चों के रूम में गया। अनीता जी हीर और माहिर को सिर गोद में रखे सहला रही थी। हीर का रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार मम्मा के पास जाने की जिद कर रही थी। वहीं माहिर के चेहरे पर भी उदासी नजर आ रही थी। हीर और माहिर ने जैसे ही रणवीर को देखा तो दोनों भागकर रणवीर के पास आए और रोते हुए बोले, डैडा मम्मा कहाँ है, हमें उनके पास जाना है। रणवीर ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया और अनीता जी की तरफ देखकर कहा, मोम आप जाकर आराम कर ले, मैं बच्चों के पास हूँ कुछ वक्त के लिए। अनीता जी ने हमें सिर हिलाया और रूम में बाहर चली गई। उन्होंने बच्चों के सामने कुछ पूछना सही नहीं समझा। रणवीर बच्चों को लेकर बेड पर बैठ गया और प्यार से उसका सिर सहलाने लगा। रणवीर ने अपनी दोनों बच्चों को उदास चेहरे देखे तो उसके दिल को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ महसूस हुई कि उसके बच्चे अपनी मम्मा के लिए कितना ज़्यादा दुखी है। हीर का चेहरा रो रो कर बिल्कुल लाल हो गया था। माहिर ने रणवीर से पूछा, डैड मम्मा कब आएगी, हमें सुबह से उन्हें नहीं देखा। हाँ डैड, मुझे मम्मा के पास जाना है, प्लीज़ हमें उनके पास ले चलो ना, हीर ने सुबकते हुए कहा। रणवीर ने दोनों बच्चों को बेड पर लिटा दिया और उसका सिर सहलाते हुए कहा, मम्मा किसी जरूरी काम से बाहर गई हुई है। कल जब तुम दोनों सोकर उठोगे तो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास आ जाएगी। क्या सच में मम्मा कल आ जाएगी, माहिर ने पूछा। हाँ सच में, अब जल्दी से सो जाओ दोनों, तुम दोनों जल्दी सोओगे तभी तो जल्दी जागोगे ना, तभी तो तुम्हारी मम्मा जल्दी से तुम्हारे पास आएगी ना। रणवीर की बात सुनकर हीर और माहिर ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। अपने बच्चों को मासूम सा चेहरा देखकर रणवीर को कहीं ना कहीं इस बात का गिल्ट भी हो रहा था कि वो अपने बच्चों को झूठ बोल रहा है, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। वेदांत जब रूम में आया तो उसने देखा कि प्रिया बेड पर लेटी हुई सिसक रही है। वेदांत जल्दी से उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, प्रिया रो मत, माही ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। प्रिया ने अपना सिर वेदांत की गोद में रखा और उसकी कमर पर हाथ डाल जोर से रोने लगी। वेदांत ने उसे समझाते हुए कहा, प्रिया इस हाल में तुम्हारा इतना रोना ठीक नहीं है, हमारे बेबी के बारे में तो सोचो। प्रिया ने रोते हुए ही कहा, माही ने मुझ पर आई मुसीबत को अपने सर ले लिया, अगर वो मुझे ना बचाती तो हमारा बेबी। कहते हुए प्रिया रोने लगी। वेदांत ने उसे अच्छी तरह से बिठाया और उसे पानी पिलाया। पानी पीकर प्रिया कुछ शांत हुई तो वेदांत ने उसे गालों पर हाथ फेर रखते हुए कहा, प्रिया अगर रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हुई ना तो माही होश में आने के बाद मुझे नहीं छोड़ेगी, याद है ना, मुझे वार्निंग देते हुए कहा। क्या कहा था उसने, वेदांत, खबरदार जो मेरी दोस्त को परेशान किया और उसका ख्याल नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वेदांत की बात सुनकर प्रिया को अपनी शादी वाला दिन याद आ गया जब माही ने वेदांत को ये धमकी दी थी कि उस दिन को याद करके प्रिया के होठों पर एक स्माइल आ गई। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से वेदांत से पूछा, वेदांत माही ठीक तो हो जाएगी ना। वेदांत ने प्रिया को अपने सीने से लगाया, उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, माही बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। वेदांत ने प्रिया को वैसे ही सीने से लगाए हुए मन ही मन कहा, माही आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी और प्रिया की सच्ची दोस्त हो। आज तुम्हारी वजह से प्रिया और मेरा बेबी दोनों सेफ हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम आज इस कंडीशन में पहुंच गई। लेकिन अगर मुझे जरा सा भी पता लगा तो अनाया इन सब के पीछे है तो मैं खुद अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगा। जब तक मैं इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाता चैन से नहीं बैठूंगा। माहिर और हीर दोनों ही गहरी सांस ले रहे थे जैसे वो नींद में सो चुके हो। रणवीर ने दोनों को अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर किया और दोनों के माथे को चूमकर प्यार से उसका सिर सहलाया। रणवीर रूम से बाहर आया तो सामने उसे अनीता जी आती हुई दिखी। अनीता जी रणवीर से ही मिलने के लिए बच्चों के रूम में आ रही थी। उसने रणवीर को कुछ बात करनी थी। रणवीर ने जब अनीता जी को देखा तो वो उनकी तरफ बढ़ गया। अनीता जी ने रणवीर से पूछा, रणवीर अब माही की कंडीशन कैसी है। रणवीर ने कहा, वो अभी भी बेहोश है। रणवीर के चेहरे पर चिंता काफी फिक्र साफ नजर आ रहा था। अनीता जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, माही जल्दी ठीक हो जाएगी। रणवीर ने भी अपनी माँ को जोर से हक कर लिया। उसे कहीं ना कहीं माही के लिए डर भी लग रहा था और अगर माही को होश नहीं आया तो वो क्या करेगा। कुछ देर बाद अनीता जी थोड़ी दूर हुई और उसने कहा, मोम मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, बच्चे रूम में सो रहे हैं तो प्लीज़ आप उनका ध्यान रखिए और जैसे ही माही की हालत में कुछ सुधार होता है मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा। कहकर रणवीर भी अभी 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि फिर रुककर उसने अपनी मौ की तरफ देखा और पूछा, मोम मुझे आपसे कुछ पूछना है। अनीता जी जो बच्चों के रूम में जा रही थी रणवीर की आवाज़ सुनकर रुक गई। रणवीर की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ पूछो ना रणवीर, क्या पूछना है। रणवीर वापस अनीता जी के पास आया और कुछ सोचकर बोला, क्या बोला रणवीर। ये सब अगर आपको महसूस हो गया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि रणवीर अनीता जी से क्या पूछने वाला है। क्या रणवीर अनीता जी से अनाया के बारे में पूछने वाला है? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना।